हेलो बच्चों, ये यूनिट एंड मेजरमेंट का ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम कवर करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था डायमेंशन एनालिसिस का वो हमने पढ़ लिया है। तो अब शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम प्रिंसिपल सीखेंगे और वो है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये कहता क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म इन एन इक्वेशन इज सेम। ठीक है, मतलब मान लो अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ एक इक्वेशन AT प्लस BT स्क्वायर इज इक्वल्स टू C। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे 3 टर्म है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT, वही डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT स्क्वायर। और वही डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका? होगा C का। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन के जितने भी टर्म्स होते हैं उनका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी, इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे गिवन है, फोर्स इज गिवन बाई F इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज टाइम। व्हाट आर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B? A और B का हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, तो क्या दिया है? फोर्स गिवन है F इज इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि जो डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, इस फोर्स का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला AT का होगा और वही डायमेंशनल फार्मूला BT स्क्वायर का भी होगा। तो यहाँ पर हम सेम करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ AT। ठीक है, अब हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। जैसे फोर्स का फार्मूला होता है MA, तो M के लिए हमने बताया था M और एक्सीलरेशन के लिए LT माइनस 2। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे इसको हम राइट कर देते हैं MLT माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हमें किसका निकालना है? A का निकालना है और T जो है वो टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे T का राइट कर दो और हमें A का कैलकुलेट करना है। तो अब बताओ A का क्या आ जाएगा? A का आ जाएगा MLT माइनस 2 और इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा T माइनस, यहाँ पे तो केवल T ही आएगा। ठीक है, T प्लस 1 आएगा और जब ये ऊपर आएगा तो T माइनस 3 आ जाएगा, मीन्स MLT माइनस 3। तो ये किसका डायमेंशन फार्मूला आ गया? बड़े आसानी से A का डायमेंशन फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यही काम करना है इसके लिए भी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हम ये लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, जो फोर्स का होगा वही किसका होगा? वही होगा BT स्क्वायर का। अगेन हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या राइट करेंगे? MLT माइनस 2 और T स्क्वायर, T तो टाइम है तो इसका हो जाएगा T स्क्वायर और यहाँ पे इंटू B। अब हमें B का कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा? MLT माइनस 2 अपॉन T स्क्वायर। अब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा MLT माइनस 4। ठीक है, तो A का डायमेंशन फार्मूला ये आ गया और B का डायमेंशन फार्मूला ये आ गया। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से है। तो वैसे इसमें कुछ टाइपिंग इशू है, तो इसमें 3 ही ऑप्शन दिख रहा है, बट ये सेकंड वाला सही है। ठीक है, MLT माइनस 3 एंड MLT माइनस 4। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था, ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर प्लस साइन आया या माइनस साइन आया या इज इक्वल्स टू का साइन आया, ठीक है, तो इसके लेफ्ट और राइट, इसके लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक है, जो भी क्वांटिटीज या जो भी टर्म्स होंगे उनका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा उनके दोनों भी साइड। ठीक,
तो इसका मतलब तो बिल्कुल यही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली एक अच्छा हेल्प मिलेगा अभी जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है, तब चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो अब इसके एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, ठीक है, कि डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। तो हमें इसके 4 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। ये इसका पहला एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन क्या है? टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम। वैसे हमने कई सिस्टम्स ऑफ यूनिट की भी बात की था हमने पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखो यहाँ पे ये दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा है, द यूनिट ऑफ ए, और ए का हमें यूनिट बताना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और यहां पे v माइनस बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है कि यहाँ पे ये जो p है ये क्या चीज है, v क्या चीज है, ये मेंशन रहता है। तो यहाँ पे हमें a के बारे में पता करना है। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था, तो उसमें हमने ये बताया था कि प्लस साइन होगा या इक्वल्स टू का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, उसके लेफ्ट और राइट में देखना है। तो देखो इसके अगर हम लेफ्ट साइड में देखें और राइट साइड में देखें, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहां पे राइट कर सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ p इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a अपॉन v स्क्वायर। अब यहाँ पर जो P है ना, P यहाँ पे प्रेशर है। P यहाँ पे क्या है? P यहाँ पे प्रेशर है। और प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लर्न होना चाहिए, नहीं लर्न है तो बता देते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है F बाई ए। और फोर्स के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला क्या राइट करते हैं? MLT माइनस 2। और एरिया के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला राइट करते हैं L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। ये प्रेशर का आ गया डायमेंशनल फार्मूला। अब हमें वॉल्यूम का भी डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों ही लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा L क्यूब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए हम डायमेंशनल फार्मूला राइट कर देते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला है ML माइनस 1 T माइनस 2 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे A का हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पे V स्क्वायर है, ठीक है। तो V स्क्वायर का मतलब कि L क्यूब का स्क्वायर यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो फाइनली यहां से जब A निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2 इंटू, और यहाँ पे L6 आ जाएगा, ठीक है। L6 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे L माइनस 1 है, यहाँ पे L6 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ML माइनस 5 और यहाँ पे T माइनस 2, ठीक है, T माइनस 2 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब हमने तो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला नहीं बताना है। क्या बताना है? यहाँ पे हमें यूनिट बताना है। तो यूनिट के लिए हम क्या करेंगे? यूनिट के लिए, ठीक है, मास को, ठीक है, हम ग्राम में राइट कर देंगे। हम ग्राम में क्यों राइट कर रहे हैं? क्योंकि हमें दिख रहा है कि जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो सब सीजीएस सिस्टम में है। तो यहाँ पे मास के लिए क्या राइट करेंगे? ग्राम। और लेंथ के लिए राइट करेंगे सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर माइनस 5 इस पर पावर होगा। और ये क्या है? ये है टाइम। टाइम का मतलब सेकेंड। अब ये यूनिट आ रहा है और ये यूनिट किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम डाइन का थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। डाइन किसका यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। तो देखो मास के लिए हम क्या राइट करते हैं? ग्राम राइट करते हैं। और एक्सीलरेशन के लिए क्या राइट करते हैं? एक्सीलरेशन के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट किया जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। देखो ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, ये -1 था और ये 6 था, तो ये क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, ठीक,
पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, और सेंटीमीटर पे पावर 4 लगा के इसको हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर पे पावर 4 लगा के इसको हम साइड कर लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर पे पावर कितना था, 5 था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर पावर 4। तो अब इसको क्या राइट किया जा सकता है, अब इतने को हम राइट कर सकते हैं डाइन, यही तो डाइन के बराबर होता है ना सीजीएस में। ठीक है, डाइन के बराबर क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, डाइन राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, डाइन सेंटीमीटर पावर 4। तो इस तरह से हम ए का यूनिट आसानी से कैलकुलेट कर ले गए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये एप्लीकेशन भी समझ में आया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको खुद से ट्राई करो, ठीक है, और ट्राई करके जल्दी से आंसर बताओ। और इसके लिए हम टाइम देते हैं, इसके लिए टाइम देते हैं, चलो 2 मिनट का टाइम देते हैं। 2 मिनट लायक तो ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 1 मिनट में हो जाएगा। चलो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। चलो इसको हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर, व्हाइल t द टाइम इन सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ b। हमें b का यूनिट बताना है। तो इसके लिए x इज इक्वल्स टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ, तो इसका मतलब कि डायमेंशनल फार्मूला जो x का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला बीटी स्क्वायर का होगा, क्योंकि हमें b का कैलकुलेट करना है इसलिए हमने बीटी स्क्वायर को लिया। अगर हमें a का कैलकुलेट करना होता तो हम 80 को लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x के लिए, x तो डिस्टेंस है ना, तो इसके लिए l होगा, और यहाँ पे b और टाइम t जो है वो टाइम है, तो इसका हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b इक्वल्स टू एल टी माइनस 2। ठीक है, अब अगर हम यूनिट राइट करें डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से, तो इसका जो यूनिट होगा, ठीक है, दिया हुआ है डिस्टेंस किलोमीटर में, तो यहाँ पे आ गया किलोमीटर, और टाइम सेकंड में लेना है तो सेकंड इनवर्स या सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। अब इसको बिल्कुल ही बेसिक से समझते हैं। मान लो अगर अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे अगर हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिया लेंथ, ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लो लेंथ है 1 मीटर, तो इसको हम ये भी तो राइट कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये जो 1 है इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, चलो इसको n1 मान लेते हैं, और ये क्या है, ये यूनिट है, इसको u1 कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे ये जो 100 है, ठीक है, ये एक दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू है n2, और ये दूसरा यूनिट है u2। अच्छा, इनमें रिलेशन ये चल रहा है कि n जो है वो u के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर यूनिट बड़ा है, ठीक है, अगर यूनिट बड़ा है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटा है। ठीक है, और अगर यूनिट छोटा है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो आई होप ये स्टेटमेंट तो समझ में आया होगा। देखिए n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास हम कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये मास के डायमेंशन a पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायमेंशन b पर डिपेंड कर रहा है, और टाइम के डायमेंशन c पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली डायमेंशन का मतलब ही पावर होता है, जो हम इस पे पावर लगाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर एबीसी का मतलब क्या है? एबीसी का सीधा सा मतलब है, जैसे अगर हम फोर्स का डायमेंशन फार्मूला राइट करें तो फोर्स के लिए क्या राइट करते हैं? एम एल टी माइनस टू राइट करते हैं। तो इस केस में ये ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है, और बी का वैल्यू क्या है? 1 है, और सी का वैल्यू क्या है? -2 है। मतलब जो फोर्स है वो मास के डायमेंशन 1 पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के डायमेंशन 1 पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम के डायमेंशन -2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तरह से डिपेंड कर रही है। अब अगर इसके हम दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो मान लो यहाँ पर एक सिस्टम हम लेते हैं, सिस्टम 1, और यहाँ पे हम लेते हैं सिस्टम 2। ठीक है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 में हम लेंथ को मेजर करेंगे L1 से, मींस L1 से डिनोट करेंगे, और मास को हम M1 से डिनोट करेंगे, और टाइम को हम T1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो सिस्टम 2 है इसमें लेंथ को हम L2 से डिनोट करेंगे, और मास को हम M2 से डिनोट करेंगे, और टाइम को T2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से, और यहाँ पे देखो सिस्टम 1 में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना लिया गया था? N1 लिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताया, और सिस्टम 2 में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको N2 लिया गया। तो अब इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने स्टेटमेंट क्या राइट किया था कि N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। तो इसको क्या राइट किया जा सकता है? इसको राइट किया जा सकता है N1। ठीक है, अब देखो U1 को क्या राइट कर सकते हो? M1A L1B T1C इज इक्वल्स टू N2, और यहां पर M2A L2B और T2C, इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे इसको लिख सकते हो N2 इज इक्वल्स टू N1, और यहां पे क्या आ जाएगा? अगर इसको दूसरे साइड ट्रांसफर कर दो तो देखो यहाँ पे M2 का भी पावर A है, M1 का भी पावर A है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इसको राइट कर सकते हैं M1 अपॉन M2 पावर A, और यहाँ पे L1 अपॉन L2 पे पावर कितना हो जाएगा? B, और T1 अपॉन T2 पे पावर हो जाएगा C। तो ये हमारे पास एक फार्मूले की तरह आ गया। ठीक है, अब इसका यूज करके, ठीक है, इसका यूज करके हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास G का वैल्यू दिया हुआ है। G का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हमें कन्वर्ट करना है CGS में। इसको हमें कन्वर्ट करना है CGS में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? अब ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये एक तरह से इसको हम N1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर N1 कंसीडर करो तो इसका मतलब हमें यहाँ पे N2 निकालना है। तो N2 इक्वल्स टू फार्मूला क्या आया है? N1। ठीक, अब ये जो है ना, ये जो है ये N1 का वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? N2 निकाल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसका डायमेंशनल वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम राइट करें तो देखो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-2। LT-2 मतलब ये L के डायमेंशन 1 पे डिपेंड करता है और टाइम के डायमेंशन -2 पे डिपेंड करता है। मतलब इसमें मास नहीं है। ठीक है, ये मास वाला टर्म नहीं है, तो फार्मूला बस हम इतना ही यूज करेंगे, इसमें L और T का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं? पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं L1 अपॉन L2 और पावर यहाँ पे B। ठीक है, B लगा लो या A राइट कर लो। ठीक है, और उसके बाद में इनटू अगला क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 पे पावर क्या राइट कर सकते हो? B राइट कर सकते हो। अब यहाँ पे L1 और L2 का वैल्यू क्या पुट करोगे? देखो पहले N1 का वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा 9.8। ठीक है, अब जो L1 है, L1 तो मीटर में था ना, L1 किस में था? मीटर में था, तो यहाँ पे आ गया मीटर, और L2 किस में था? L2 था सेंटीमीटर में, तो ये मीटर अपॉन सेंटीमीटर इनटू, और T1 किस में? T1 सेकंड में है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड में है, और CGS सिस्टम में भी जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है, तो ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको कैंसिल करना है तो इसके प्लेस पे क्या राइट करोगे? यहाँ पे 9.8 इंटू, और मीटर के प्लेस पे पुट करोगे 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तब जाकर ये कैंसिल होगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 980। ठीक है, ये आ गया दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका ये मतलब हुआ
इसका ये मतलब हुआ कि जो जी का वैल्यू आएगा सीजीएस सिस्टम में वो कितना आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लेंदी प्रोसेस क्यों हमने यूज किया? ठीक है, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास कोई बड़ा यूनिट आ जाए, ठीक है, बड़ा यूनिट का मतलब कि वो 3 डायमेंशन पे डिपेंड करे, ठीक है, उसके पावर भी ज्यादा हो, ठीक है, तब इसका यूज अगर हम करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, इस एग्जांपल को हमने बस इस मेथड को समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक और हम यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, जैसे मान लो अगर हमसे कहा जाए कि कन्वर्ट 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इंटू डाइन, ये क्वेश्चन है। तो अब ये एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम है और ये क्या है, ये सीजीएस सिस्टम है। तो हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, N2 इक्वल्स टू N1, और यहाँ पे था M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास है। इस पे पावर A, इस पे पावर B और इस पे पावर C है। अब N1 का वैल्यू 1 न्यूटन है, कन्वर्ट करना है तो इसका वैल्यू 1 पुट कर दो। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद यहां पे देखो M1 और M2, ठीक है, M1 का मतलब यहां पर जो न्यूटन होता है इसका मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डाइन होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो M1 जो है, M1 का मतलब केजी में है ये, तो यहाँ पर केजी पुट करो, और M2 जो है वो किस में है, ग्राम में है, तो यहाँ ग्राम पुट करो। अब ये पावर क्या लगाओगे, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है, ठीक, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है, क्या होता है, MLT माइनस 2। तो अगर इसको देखो तो यहां से पता चल जाएगा कि A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है और C का वैल्यू कितना है, -2 है। या इस चीज को यहां से भी देख सकते हो, ठीक है, यूनिट से भी देख सकते हो कि A B C का वैल्यू क्या होगा, मतलब उस पे जो डायमेंशंस हैं या उसके जो पावर्स हैं उनका वैल्यू क्या होगा, वो यूनिट से भी पता लगा सकते हो और डायमेंशनल फार्मूले से भी पता लगा सकते हो। इस तरह से हमने पुट कर दिया। और L1 जो है यहाँ पे मीटर में है तो यहाँ पे मीटर लिखो, ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर राइट कर दो। उसके बाद T1 ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, पावर हम लगा देते हैं, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1 और इसका पावर -2। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये केजी है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ग्राम में, तो 1000 ग्राम अपॉन ग्राम ये आ जाएगा। और यहाँ पे मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, अपॉन सेंटीमीटर, और ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 पे पावर -2 आ जाएगा। अब ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हुआ, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 पे कितना भी पावर लगा दो 1 ही आने वाला है। तो अब बताओ ये कितना आ गया, ये आ जाएगा यहाँ पे 30 है, 20 है, 10 पावर 5। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि सीधा सा आंसर यहाँ पर क्या आ गया कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो भी काम चल जाता, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे हमें एप्लीकेशन सीखना था इसलिए हमने इसको बताया। जैसे मान लो अगर ये सब नहीं करना चाह रहे हो और कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, तो क्या करना है, 1 न्यूटन का मतलब पता है क्या होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सीजीएस में जाना है तो केजी को ग्राम में लिखना होगा, तो कितना राइट करोगे, 1000 ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 पावर 5, और इसका मतलब ही क्या है, डाइन। ये तो आसानी से कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूले का यूज ही नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा एम कन्वर्ट करना नहीं था, ठीक है, हमें कन्वर्ट करना नहीं सीखना, हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, डायमेंशनल फार्मूले का यूज करके हमें कन्वर्जन को सीखना था। ठीक है, तो आई होप ये फार्मूला क्लियर हुआ, इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो ये था दूसरा एप्लीकेशन।
अब देखते हैं तीसरा एप्लीकेशन क्या है। तो तीसरा एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन और फार्मूला। ठीक है, मतलब इसके हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी फार्मूला दिया है वो सही है या नहीं सही है। जैसे मान लो अगर हम एक फार्मूला दिया है, फार्मूला है F इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर, F इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि नहीं होता है, लेकिन हमें इसको डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से प्रूव करना है कि ये इनकरेक्ट है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो इसके लिए हम दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, मींस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो बताओ क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम एल टी माइनस टू होता है। उसके बाद हमें पता करना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे क्या है? एम ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे मास के लिए क्या राइट करोगे? मास के लिए एम राइट करोगे, और एक्सीलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, और स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर लगा दो। तो अब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एम एल टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस फोर। ठीक है, तो अब यहां पर देख सकते हो कि जो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल एच एस, वो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर एच एस के बराबर नहीं है। इसलिए जो गिवन फार्मूला है वो क्या है? गिवन फार्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हुआ। ये जो तीसरा एप्लीकेशन था, ठीक है, कि कैसे हम करेक्टनेस को चेक करेंगे। अब मान लो कोई और फार्मूला है, दूसरा फार्मूला लेते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन, P इक्वल्स टू एम बी, P इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, अब इसको चेक करना है, या कोई और बेसिक फार्मूला ले सकते हो। जैसे मान लो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो यहां पर भी क्या करो? डायमेंशनल फार्मूला किसका? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एलएचएस। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एल होता है। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आरएचएस। अब इधर क्या है? स्पीड है और टाइम है। तो स्पीड का हमने बताया था एल टी माइनस वन होता है, और टाइम का कितना होता है? टी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, तो अगर एलएचएस आरएचएस यहाँ पे बराबर हो गए, इसका मतलब जो फार्मूला है वो क्या है? वो करेक्ट है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कोई भी गिवन फार्मूला है तो उसके करेक्टनेस को आसानी से चेक कर सकते हैं। अब जो इसका अगला और लास्ट एप्लीकेशन है वो हमें सीखना है अच्छे से। ये क्या दिया है? दिया है टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब इसका यूज हम लोग फार्मूले के डेरिवेशन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो टाइम पीरियड है, ठीक है, पेंडुलम का टाइम पीरियड है, किसी पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे, और इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। और ये टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मींस लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये दो चीजें हमें पता चल गई हैं। ठीक है, तो अभी हमें फार्मूला नहीं पता है कि इसका टाइम का एग्जैक्ट फार्मूला क्या आएगा लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के टर्म में, ठीक है, या एल और जी के टर्म में। मतलब ये किस तरह से डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं पता है। तो इसके लिए तरीका हम ये यूज करेंगे कि यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि t जो है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l पावर a पे मान लो डिपेंड कर रहा है, और g पावर b पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे एल ए और यहाँ पे आ जाएगा जी बी। अब हमें क्या करना है? अगला स्टेप, ये आने के बाद अगला स्टेप दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट करना है। ठीक है, दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट करना है। तो राइट करो, देखो टी का डायमेंशनल फार्मूला तो केवल टी होगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। लेंथ है तो यहाँ पे ये एल पे पावर ए आ जाएगा, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो एल टी पावर माइनस टू आ जाएगा, और इस पर पावर बी होगा। ठीक है, इतना आने के बाद अब हमें यहां पे इसको हम राइट कर सकते हैं L0T1, L0T1। ठीक है, यहां पे केवल T था, लेकिन हमने इसको क्या राइट कर दिया? L0T1, जिस
से हम आपको कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब इसको क्या राइट कर सकते हैं, एल पे पावर क्या है, देखो एल यहां भी है तो एल पे पावर ए है, और एल यहां भी है, यहां पे पावर बी है, तो एल पे पावर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद टी पे पावर बताओ कितना आएगा, टी पे पावर आएगा -2b आ जाएगा, और यहाँ पे अच्छा एल पे पावर, ठीक है, यहाँ पे एल पे पावर a प्लस बी आ जाएगा, टी पे पावर -2b आ जाएगा। अब दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो जब कंपेयर करोगे तो बताओ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 मिला एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, दूसरा इक्वेशन t पे जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे -2b है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा -2b इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमें b का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो a -1/2 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ही वैल्यूज, ये जो इक्वेशन था इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t इज इक्वल्स टू k आ जाएगा, और l पे जो पावर है, ठीक है, वो a है, तो a का वैल्यू कितना आया 1/2, और जो g पे पावर आया वो कितना आया -1/2। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं k और l बाई जी पर पावर 1/2। ठीक है, इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू k आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो अंडर रूट l बाई जी आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, वी नो दैट जो k यहाँ पर आता है इसका वैल्यू 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 2 अंडर रूट एल बाई जी। तो इस तरह से देख सकते हो कि डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से, ठीक है, हम फार्मूले का डेरिवेशन कर ले जाएंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर देखो इस डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से हम k का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाए, ये वैल्यू हमें याद रखना पड़ा है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है कि हम जो भी डेरिवेशन में न्यूमेरिकल वैल्यूज आते हैं उनका कैलकुलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज हम डिपेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फार्मूला जो है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्वांटिटीज के किन पावर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसके क्वेश्चंस लेते हैं तो ये और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन उससे पहले हम लिमिटेशन देख लेते हैं। चलो, तो अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की। तो यहाँ पे 4 लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन क्या है, पहला लिमिटेशन दिया है कि इफ डायमेंशनल फार्मूला इज गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है जैसे मान लो अगर किसी का डायमेंशनल फार्मूला गिवन है ml²t-2, ठीक है, तो बताओ ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है, तो कहोगे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, बट एनर्जी का ही नहीं, ये एनर्जी के साथ साथ ये वर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला है, ये टॉर्क का भी डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, तो इसका मतलब जो डायमेंशनल फार्मूला है वो, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है कि डायमेंशनल फार्मूला इज गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक, मतलब यूनिकनेस यहाँ पे नहीं होता है। सेकेंड लिमिटेशन है वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे अभी हमने जो फार्मूला कैलकुलेट किया था टाइम पीरियड का, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो इसमें जो k का वैल्यू था 2 पाई, ठीक है, ये हमें याद करना पड़ा था ना। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन क्या है, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला फॉर डेरिवेशन। ठीक है, अच्छा पिछली बार यहाँ पे जो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, तो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी को हमने बताया था कि ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पे और दूसरा ग्रेविटी पे। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कितने फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, 4 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, मान लो ए बी सी डी, तो अब इस फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले का डेरिवेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
कितना दिया हो तो कर सकते हैं। अगर डिपेंडेंसी 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर दी हुई है तो हम इस फार्मूले का इस कॉन्सेप्ट का यूज डेरिवेशन के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड। मतलब अगर किसी फार्मूले में या किसी इक्वेशन में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम टर्म है तो उसका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, डायमेंशनलेस क्यों है, क्योंकि ये रेशियोज हैं, ये साइड के रेशियोज होते हैं इसलिए। ठीक है, तो आई होप लिमिटेशन क्लियर हुआ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल से थ्योरी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर बताना है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो पहले समझ लेते हैं स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स F और एरिया A, तो फोर्स के लिए क्या राइट करोगे, mlt-2, और एरिया के लिए क्या राइट करोगे, L स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M, ये L एक L से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। ठीक है, और यही डायमेंशनल फार्मूला और किस फिजिकल क्वांटिटी का था, यही डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का भी था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। चलो इसके लिए हम टाइम दे रहे हैं। दो मिनट ज्यादा टाइम दे दिए हैं बट फिर भी बताओ जल्दी से। चलो इसको हम बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ फार्मूले ना पता हो इसलिए भी ये क्वेश्चन ना हो पाया हो, तो चेक करते हैं। तो वैसे तो आंसर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कि क्योंकि हमने कई बार बताया कि वर्क और टॉर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। बट फिर भी हम और भी जो ऑप्शन उनको चेक करते हैं। जैसे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए, उसमें क्या दिया हुआ है, इम्पल्स दिया हुआ है। इम्पल्स के लिए हमने बताया था कि फोर्स इंटू टाइम होता है फार्मूला। तो फोर्स का क्या होगा, mlt-2, और टाइम का क्या है, टाइम का t होगा। फिर फाइनली कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ml²t-2। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड क्या दिया, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है, बेसिकली सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, और ये भी क्लास 11th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो फोर्स का जो फार्मूला है ये है mlt-2, और लेंथ का फार्मूला यहाँ पे L हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा mt-2। ठीक है, तो इसका मतलब ए भी ऑप्शन नहीं है।
उसके बाद बी चेक कर लेते हैं। बी में क्या गिवन है? बी में एंगुलर मोमेंटम गिवन है। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ये होता है एम वी आर। ठीक है, एम का मतलब मास है यहाँ पे, और वी का मतलब ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है। आर का केवल एल राइट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, दूसरा और क्या दिया है? वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे एल टी माइनस वन होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा गिवन है वर्क। ठीक है, तो वर्क का क्या होता है फार्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? लेंथ है, तो एल। फिर फाइनली क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी देख सकते हो दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो सी वाला है वो ऑप्शन है, क्योंकि वो हमने बताया था कि जो वर्क है, ठीक है, सी ऑप्शन अगर चेक करें तो वर्क के लिए फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क के लिए भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो दिख रहा है दोनों का क्या आ जाएगा? दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगला क्या है? नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी। ठीक है, अब ये जो यंग मॉडुलस है ये भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है उसका नाम ना सुने हो। तो यंग मॉडुलस बेसिकली ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना, अभी हमने जस्ट स्ट्रेस का बताया था कि स्ट्रेस का फार्मूला क्या था? एफ बाई ए था। और जो स्ट्रेन होता है ये होता है चेंज इन लेंथ बाई लेंथ। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब ऐसे समझ लो, मान लो यहाँ पर ऐसे कोई रॉड है। ठीक है, ये कोई रॉड है, तो अगर इस रॉड के इस एक एंड को हम फिक्स कर दें और दूसरे एंड पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है। तो होता क्या है कि अगर इसका इनिशियल लेंथ एल है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो मान लो इंक्रीमेंट आया कितने का? डेल्टा एल का। ठीक है, तो ये जो इंक्रीमेंट और ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेस का मतलब होता है जो इस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मींस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसका मतलब स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, नो डायमेंशनल फार्मूला। बट इसका तो होगा ना, और इसका वही होगा जो वहां पे हमने स्ट्रेस का निकाला था। तो क्या आया था? एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अच्छा, अगला एनर्जी है। एनर्जी का याद ही होगा। ठीक है, एनर्जी का क्या होता है? एनर्जी का होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। तो देख सकते हो दोनों सेम नहीं ना आया, तो इसका मतलब डी भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। वैसे यहाँ पर हमें सारा नहीं चेक करना है, अगर हमें आ रहा है तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बताना है? द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल्स टू। चलो इसके लिए भी टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम इसके लिए दे रहे हैं। जल्दी से इसका भी आंसर बताओ। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में अगर नहीं पता है, ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? E इक्वल्स टू एच एफ, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे E एनर्जी है, H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, और F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है। चलो इसको हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे H जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, और ये जो E होता है ना, ये किसी फोटोन की एनर्जी को बताता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन को बताता है। और F क्या चीज है? F फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे।
ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी है। तो हमें एच का कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए राइट कर सकते हैं ई अपॉन एफ। तो ई का मतलब एनर्जी और एनर्जी का मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी होता है एफ इक्वल्स टू वन बाई टी। मतलब इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आता है ना, ये आता है टी माइनस वन। ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहाँ पे आ गया टी माइनस वन। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा माइनस वन तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन तो ये माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एनर्जी का क्या है, एनर्जी का हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, तो ये तो नहीं है। मोमेंटम का फार्मूला है पी इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, तो यहाँ पर मास, एम का मतलब मास, वी का मतलब एम एल टी माइनस वन, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल नहीं है। तीसरा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने क्या बताया था, एम वी आर। एम यहाँ पे मास था, ठीक है, और वी एल टी माइनस वन, और आर जो है ये क्या था, ये एल। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, अब यहां पर ये हमें मैच होता हुआ दिख रहा है। अच्छा चलो पावर को भी चेक कर लेते हैं। पावर का मतलब यहाँ पे W बाई टी, तो ये कितना होगा, ये होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, और अपॉन में ये टी आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक, तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि ना तो पावर है, ना तो मोमेंटम है, ना तो एनर्जी है। मींस एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसका डायमेंशनल फार्मूला प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशंस के इक्वल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये है एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम बताते हैं। ठीक है, यह ट्राई करोगे, चलो टाइम देते हैं ट्राई करने के लिए। इसमें कुछ नई टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ है, फिर भी हम इसके लिए टाइम देते हैं, एक बार ट्राई कर लो फिर हम बताते हैं इसको। चलो अब इसको हम बता देते हैं। देखो इसमें जो जो टर्म यूज हुए हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड दिस। ठीक है, जहां पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, और ई क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो एल है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स पे, देखो सी पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे
इन तीनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा ये आ जाएगा LT-1। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला सिंपल है, क्या आ जाएगा, LT-1। और ये जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका अब निकालते हैं। देखो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, F इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमें G का पता होना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला। तो G इक्वल्स टू बताओ क्या आएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1m2। ठीक है, तो यहां से G का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा फोर्स का हो जाएगा MLT-2 और आर स्क्वायर है तो इसका L स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1m2 का मतलब m स्क्वायर। तो यहां से देखो एक m से एक m तो कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, m-1 आ जाएगा और L क्यूब आ जाएगा, L है और यहाँ L स्क्वायर है और यहाँ पे T-2 आ जाएगा। इसको याद रखना है। ठीक है, ये G का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। उसके बाद अभी जो थर्ड क्वांटिटी दी हुई है फिजिकल, ये जो क्वांटिटी दी हुई है इसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आया है एक फार्मूले से और वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, ये होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल ये ग्रेविटेशनल के फार्मूले की तरह है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल के फार्मूले की तरह है। जैसे यहाँ पे ये जो फोर्स है ये दो मासेस का बीच का फोर्स है, उसी तरह से ये जो फोर्स है कूलम फोर्स इसको बोलते हैं, ये दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज हैं। अब ये जो K का वैल्यू होता है ना, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 मतलब चार्ज जो कि इसमें दिया भी है, तो इसको हम E स्क्वायर मान लें तो यहाँ पे आ जाएगा E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू बताओ क्या आएगा, F इंटू आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद जब ये आ गया फार्मूला तो क्या अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि फोर्स का क्या होगा MLT-2 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, इसका L स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ML3T-2। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया ML3T-2 आ गया। ठीक है, इतनी बातें तो हो गई। अब L जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था उसका हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डायमेंशनल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम फार्मूले को स्टेब्लिश करेंगे, फार्मूले को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। देखो जैसे अभी तक हमने क्या समझाया था, अभी तक हमने समझाया था कि जैसे लेंथ है और ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है ए बी सी पे, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर P, ठीक है, और B पावर Q और C पावर R, इस तरह से राइट किया जा सकता है। अभी हमने डेरिवेशन में ये बताया था। उसी तरह से जो L है वो अगर तीन पे डिपेंड कर रहा है तो इसको भी क्या लिखा जा सकता है कि L जो है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड किया था, C पहले हम ले लेते हैं यहां से। ठीक है, कि G पे जो पावर है, ठीक है, G पे या किसी पे भी ले लो, देखो C पे पावर मान लो P पे डिपेंड किया और जो दूसरी क्वांटिटी थी वो क्या थी, दूसरी क्वांटिटी थी G और G पे पावर Q पे डिपेंड किया और जो तीसरा था E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पे पावर R पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेंथ। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे इसको हटाकर एक कांस्टेंट लिखना होगा। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और ये आ जाएगा C पावर P और G पावर Q, ठीक है, और E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे R। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट करना। ठीक है, अब बताओ लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L है। ठीक है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L है और इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखना नहीं है। C का डायमेंशनल फार्मूला कितना आया था, LT-1, तो पावर हम क्या लगा देंगे, P लगा देंगे। और G का कितना आया था, G का देख लेते हैं कितना आया था। तो G का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आया था माइनस, यहाँ पे M-1 L3 और -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा M-1 और L3 और T-2, ये G का हो गया और इस पे पावर क्या लगाएंगे, Q लगा देंगे। और इसका कितना आया था, इसका कितना आया था, इसका था ML3, ठीक है, और T-2। तो यहां पर क्या आ जाएगा,
एम एल क्यूब और टी माइनस 2 और पावर क्या लिखोगे, आर राइट करोगे। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, ध्यान से समझना है इसको। अब इस लेंथ को हम राइट कर सकते हैं एम जीरो एल जीरो, एम जीरो और एल वन और टी जीरो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे m कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, तो बताओ m पे पावर कितना आएगा, ये आ जाएगा -1 और -1 माइनस क्यू आएगा। ठीक है, -1 और q मल्टीप्लाई होकर माइनस क्यू हो गया, और यहाँ पे है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +r। ठीक है, तो m बस दो जगह पर था तो हमने क्या राइट कर दिया, हमने राइट कर दिया -q + r। अब अगला, अब हम l को टारगेट करते हैं। अब बताओ l यहां पर भी है तो l पे पावर p हो जाएगा, l यहां पर भी है पावर 3 है और q है, मल्टीप्लाई होके p + 3q हो जाएगा। उसके बाद l यहां पर भी है तो ये +3r हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद अब t आ जाते हैं। ठीक है, अब t पे देखो, t कहाँ पे है, t यहाँ पे है तो -p आ जाएगा, t यहाँ पर है तो -2q आ जाएगा, और यहाँ पे है तो -2r आ जाएगा। अब जब इतना हो गया तो अब हमें क्या करना है, अब दोनों साइड को कंपेयर करना होगा, दोनों साइड को कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करने के बाद, ठीक है, देखो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल रहा है कि -q + r = 0 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और हमें मिल रहा है p + 3q + 3r = 1 मिल रहा है, और तीसरा -p - 2q - 2r = ठीक है, ये भी 0 मिल रहा है। ठीक है, अब इन तीनों को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, और तीनों को सॉल्व करने के बाद हमें p q r का वैल्यू चाहिए, और जब तीनों का वैल्यू आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ से q = r आ जाएगा, q और r बराबर है, ये आ गया। तो इस वैल्यू को अगर इसमें हम पुट कर दें तो ये कितना आएगा बताओ, p + 3q 3r। ठीक है, और दोनों अगर इक्वल है तो p प्लस इसको हम राइट कर देंगे 3r कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। ठीक है, इसको 6r = कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहां पर भी यही काम करो, ये -p है और -2q - 2r, तो q को r के इक्वल रख दो तो -4r हो जाएगा = 0 आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप में काम ये कर सकते हो कि दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करोगे, देखो p + 6r - p - 4r = 0 + 1, मतलब इसको और इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां से बेनिफिट क्या हुआ, p से p कैंसिल हो गया, 6r - 4r कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा, = 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे r = 1/2 आ जाएगा। तो जब r = 1/, 6r - 4r 1, ठीक है। अब जब r का वैल्यू हाफ आ गया तो इसका मतलब q का वैल्यू भी यही आएगा, q का वैल्यू भी 1/2 आएगा। ठीक है, और जब q और r का वैल्यू आ गया तो अब हम यहाँ पर p का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी पुट कर दो, चलो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लें p का वैल्यू। तो p + 6r = 1 है, और p प्लस और r का वैल्यू पुट करो, 6 × 1/2 = 1, तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस, ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो p + 3 = 1, तो यहाँ से p = -2। तो p का वैल्यू पता चल गया, r का वैल्यू पता चल गया, q का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो बस इतना पता चलते ही आंसर अब आ चुका है। ठीक है, कैसे, देखो अब आते हैं इस स्लाइड पे। अब यहाँ पे जो तीनों की डिपेंडेंसी थी, ठीक है, वो क्या था, वो था कि जो L है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, L डिपेंड कर रहा था 3 पे। कौन कौन सा था, हमने लिया था C लिया था, G लिया था, और हमने ये लिया था। ठीक है, तो इसको राइट करते हैं। देखो C पे पावर क्या राइट करोगे, P था ना पावर, C पे पावर हमने क्या लिया था, C पे पावर हमने P लिया था, इस पे हमने Q लिया था, इस पे हमने R लिया था, इसका पावर था P, इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया -2, इसका जो पावर था ये था Q, इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1/2, इसका वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया 1/2, और ये क्या था, ये था R। ठीक है, तो वैल्यू बस पुट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, C पे पावर आ जाएगा -2, और G पे पावर आ जाएगा 1/2, और E² / 4πε0, इस पे भी पावर आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब
यहाँ से जो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या राइट कर सकते हैं, ये तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को हम रूट में कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/c², और ये आ जाएगा जी ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, और पावर कितना आ गया 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहां से देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो रहा है डी, ठीक है, बी नहीं हो रहा है, नहीं बी नहीं हो रहा है क्योंकि जी यहाँ पे नीचे राइट कर दिया है, ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन की जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इतना कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्टली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, मतलब बहुत ही फास्ट करोगे और आंसर डायरेक्ट देख के ऑब्जर्व करके बता दोगे, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा फोकस पावर पे ही करना है। अब इसके बाद में चलो बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस सेशन का। चलो इसके लिए हम 2 मिनट का टाइम देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सबका आंसर आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन बस टूटती ही है। अच्छा, टाइम ज्यादा चाहिए, चलो करो, चलो ठीक है, टाइम हम ज्यादा दे देंगे, 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। चलो अब यहाँ पे टाइम ओवर हो गया, और देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है, मतलब बिल्कुल वही बात कि जो लेंथ है उसकी डिपेंडेंसी 3 पे तुम एनालाइज कर लो, एच पे और किस पे, सी पे और किस पे, और जी पे, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि एच पे पावर ई किस पे डिपेंड कर रहा है, चलो पी पे डिपेंड कर रहा है, सी पे पावर क्यू पे डिपेंड कर रहा है, और जी पे पावर आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब तीनों का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, तो जो एच का डायमेंशनल फार्मूला आता है, ठीक है, वो अभी हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले, प्लैंक कांस्टेंट, और ये आया था ml²t-1, ठीक है, और सी के लिए सी स्पीड है तो ये आ जाएगा LT-1, और जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, m-1 L3 आया था और T-2 आया था, ठीक है। तो अब इसको क्या राइट कर सकते हो, इसको बिल्कुल इसी तरह से राइट कर सकते हो कि ml²t-1, और पावर कितना, पावर p, उसके बाद LT-1 और पावर कितना, पावर q, और इसके बाद में m-1 L3t-2 और इस पे पावर r। अब दोनों अब यहाँ पर लेंथ का भी तो L होगा, तो इसको भी क्या राइट कर लो, m0 L1 और t0, उसके बाद यहाँ पर m पे पावर p है और m यहाँ पर है, इस पर r है, तो क्या आ जाएगा, p माइनस r आ जाएगा,
एल पे पावर एल यहाँ पर है, एल यहाँ पे है और एल यहाँ पर है, तो यहाँ पे आएगा 2p, और यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस q, यहाँ पर है तो ये 3 है और ये r है तो प्लस आ जाएगा 3r, और t कहाँ पर है, देखो t यहाँ पर है तो माइनस p आएगा, t यहाँ पर है तो माइनस q आएगा, t यहाँ पर है तो माइनस 2r आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर कर लेना है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, p माइनस आर इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे m का पावर, यहाँ पे m का पावर हमने कैलकुलेट किया, कंपेयर किया। अगला हमें क्या मिलने वाला है, 2p प्लस q प्लस 3r इक्वल्स टू 1 आएगा। l का पावर हमने कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट अब हम t का पावर कंपेयर करें तो माइनस p माइनस q माइनस 2r इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके p q r का वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो अब उम्मीद है कि ये कर ले जाओगे, ठीक है, तीनों को सॉल्व कर ले जाओगे। चलो हम डायरेक्ट इसको बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर p और r को इक्वेट करोगे, ठीक है, जब p और r को इक्वेट करोगे तो यहाँ पर भी p 1/2 आएगा, ठीक है, r जो है वो भी 1/2 आ जाएगा, ठीक, और जब q निकालोगे तो ये -3/2 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद अब वहां पे हमने क्या बताया था कि l जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, l पे पावर, l जो है वो डिपेंड कर रहा था h पावर p पे और c पावर q पे और g पावर r पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे p q r का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखो h पे पावर कितना लगाओगे, p का वैल्यू कितना आया है, 1/2 आया है, ठीक है, और q का वैल्यू कितना आया है, ये c पावर -3/2 हो जाएगा, और जो g है इस पे पावर भी 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/c 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h और g दोनों पे पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं अंडर रूट, ठीक है। रूट में आंसर आ रहा है ना, हाँ ठीक है, रूट में आ रहा है, तो h g अपॉन और c पे पावर 3/2, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो जब भी इस तरह से डिपेंडेंसी दिखाई दे तो क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, तब ये मेथड वैलिड नहीं होगा, तब इस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। तो इसी तरह से न्यूमेरिकल जितना करोगे ना उतने अच्छे से थ्योरी क्लियर होती जाएगी। इस बात का ध्यान रखो कि थ्योरी से न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं बन पाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो उससे थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होती चलेगी। तो तब तक के लिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो पढ़ते रहो इसी तरह से। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो।